अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम D4 यानी कि डायहेड्रल ग्रुप करेंगे और हम देखेंगे कि बेसिकली जो डायहेड्रल ग्रुप है ये टोटली ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जो भी चीज़ ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होती है। तो मैं पहले बताऊंगा कि इसके एलिमेंट जो हैं ई से लेके, जैसे मैंने ई ए स्क्वायर से लेके ए क्यूब बी तक लिखे हैं, तो बेसिकली ये एलिमेंट कैसे हमने लिखे हैं। तो उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास ये ए बी होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल कैसे आता है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल कैसे आता है, और ए की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल कैसे आता है। तो हम डायहेड्रल ग्रुप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो 4 है वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे हम रेगुलर पॉलीगॉन लेते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है, जिसके ये इंटीरियर एंगल जो हैं वो भी सेम होते हैं सारे, और जो साइड्स हैं उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होती है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है, जिसकी साइडें जो हैं वो भी इक्वल हों और जो इंटीरियर एंगल है वो भी आपस में इक्वल हों। तो जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरह, और मैं तीनों साइडें बराबर रखता हूं और तीनों एंगल जो है वो भी इक्वल रखते हैं, तो ये जो है हमारे पास क्या बनेगी, रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं यानी ये 3 साइड्स वाली है, और ये वाली जो है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास 4 साइड वाली है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये सारा कुछ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ए जो है वो इसकी रोटेशन को ज़ाहिर करेगा, इस रेगुलर पॉलीगॉन की रोटेशन को ज़ाहिर करेगा, और बी जो है वो रिफ्लेक्शन को ज़ाहिर करता है। तो अभी मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन भी शो करवाता हूँ कि हमने कैसे रिफ्लेक्शन लेनी है। तो अब हम ये वाली चीज़ें कंप्यूट करते हैं। तो मेरे पास ये रेगुलर पॉलीगॉन मैंने बनाई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ख्याल करना है, जब आप लोगों ने पॉलीगॉन बनानी है तो मैंने चारों साइडों की लेंथ भी बराबर रखी है, और ये जो चार एंगल है वो 90 के हैं, वो भी आपस में इक्वल है। तो अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और एग्जैक्टली उसकी बैक साइड पे भी 1 लिखा है। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है तो इसकी बैक साइड पे भी एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो इसकी बैक साइड पे भी इधर 3 है, और इधर मैंने 4 लिखा है तो इसकी बैक साइड जो है उधर भी मैंने इधर 4 ही लिखा है। तो यानी आपने जो नंबर इधर लिखना है सेम नंबर उसकी बैक साइड पे लिखना है। जैसे यहाँ 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है तो बैक साइड पे भी 2 है, इधर 3 तो बैक साइड पे भी 3, इधर 4 है तो इसकी बैक साइड पे मैंने 4 लिखा हुआ है, और एक इसकी फ्रंट साइड है और एक इसकी बैक साइड है। तो अब हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है। तो जो सबसे पहले मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ये जो फ्रंट पेज है 1 2 3 4, तो आप लोगों ने ये जो नंबरिंग है ये भी अपने ज़हन में रखनी है, ये तरतीब, ठीक है। फ्रंट और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो ये वाला जो बिल्कुल स्टार्ट वाला एलिमेंट है इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ए मैंने बताया कि रोटेशन को ज़ाहिर करेगा, तो हम इसकी अगर एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो है ये ए एलिमेंट बनेगा। अगर मैं एक दफ़ा और रोटेशन करता हूँ, तो मैंने यानी 2 रोटेशन की हैं, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर बनेगा। अगर मैं 3 रोटेशन करता हूँ तो मेरे पास ए क्यूब बनेगा। ओके, अब मैं जब 4 रोटेशन करूंगा, तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट रखा था तो वही बन गया मेरे पास। इसका मतलब है ए की पावर 4 के ऊपर दोबारा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई। तो हमें पता है कि ग्रुप में हम एक एलिमेंट को एक ही दफा लिखते हैं किसी सेट के अंदर। तो अगर मेरे पास ए की पावर 4 आइडेंटिटी आ रहा है, वो तो पहले से मौजूद है, इसका मतलब है कि हमें दोबारा इस एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा अगर मैं फिर स्टार्ट करूंगा तो दोबारा मेरे पास ये ए स्क्वायर, ये ए क्यूब और ये ए की 4, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन बी स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल कैसे है। तो ये मेरे पास फ्रंट पेज है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ के सिमेट्रिकली यानी इसको मैंने रोटेट करना है, तो मेरे पास बैक साइड आ गई है, तो ये मेरा बी एलिमेंट होगा, ठीक है। जो फ्रंट साइड है, फ्रंट को जब मैं एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास से ये बी एलिमेंट आया है, और जब मैं 2 दफ़ा रिफ्लेक्ट करूंगा तो बी स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर तो दोबारा हमारे पास सेम स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर जो है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे पास ये वाला होता है कि ए बी होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो ये बेसिकली ए बी होल स्क्वायर जब हम D5 करेंगे या D6 करेंगे तो हम तब देखेंगे कि ये हर एक के लिए ये सेम रिजल्ट आता है और ये वाला भी सेम आता है। ये तो बड़ा सिंपल है देखना कि कोई भी इसकी जितनी मर्जी साइडें आप ले लें, आप जाहिर बात है 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा।
अब हमने ए बी होल स्क्वायर करना है। तो जब हमने ए बी होल स्क्वायर करना है, उसको आइडेंटिटी इक्वल शो करना है, तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई ए बी, यानी स्क्वायर है तो 2 दफा लिख सकते हैं। ओके, अब ये कैसे क्या शो कर रहा है हमें, तो पहले मैंने फ्रंट से स्टार्ट करना है। तो पहली बात शो कर रही है, आपने इधर से चलना होता है, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करते हैं तो इस तरफ से इस तरफ चलते हैं। तो पहले मैंने रिफ्लेक्शन करनी है, तो मैं एक दफ़ा रिफ्लेक्शन करूंगा इस तरह, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगी। उसके बाद मैंने ए रोटेशन करनी है, तो मैं इस तरह इसकी रोटेशन करूंगा। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, बी पे आना है, रिफ्लेक्शन करनी है, तो मैं एक दफ़ा रिफ्लेक्शन करूंगा, तो मेरे पास रिफ्लेक्शन होगी। उसके बाद फिर रोटेशन है, जब मैं रोटेशन करूंगा तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया, यानी ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप में भी ए बी होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो मैं दोबारा एक दफ़ा शो कर दूं कि मैंने एक दफ़ा क्या करना है, रिफ्लेक्शन करनी है, उसके बाद मैंने एक दफ़ा रोटेशन करनी है, फिर एक दफ़ा रिफ्लेक्शन करनी है और फिर एक दफ़ा रोटेशन करनी है, तो मेरे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ए बी होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो जब हम D5 करेंगे तो मैं उसकी भी इसी तरह आप लोगों को फिगर शो करवाऊंगा कि उसको भी ये सेम प्रोसेस लगाने से हमारे पास आइडेंटिटी ही आता है। ओके, अब हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं जो हमें सेंटर कंप्यूट करने में हेल्प करेंगी। तो जब हमने पिछले लेक्चर में S3 किया था, तो बेसिकली वो भी इसी से मिलता जुलता है। तो अब हम ए बी होल स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो ए बी होल स्क्वायर को जैसे कि मैंने लिखा हुआ वैसा लिख सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बिल्कुल लास्ट टाइम वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो जब मैंने बी स्क्वायर बनाना है ताकि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि मैंने बी ए कंप्यूट करना है। तो बी ए कंप्यूट करने के लिए मुझे इस वाले को भी एलिमिनेट करना है और मुझे इस वाले को भी एलिमिनेट करना है। तो इस वाले को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये हमने ख्याल करना है, जब मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, और जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड पे भी मैंने लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसको राइट साइड से बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी इधर बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी बी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बी स्क्वायर हो गया। और बी स्क्वायर तो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही पहले वाला आ जाता है, ए बी इज इक्वल टू, तो ये भी मेरे पास बी आ जाएगा। ओके, अब मुझे ये वाला आंसर चाहिए, इसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं लेफ्ट साइड पे मेरे पास, क्योंकि ए की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ पावर 1 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पावर टोटल कितनी बन जाए, 4 बन जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैंने इधर लेफ्ट पे किया है तो इधर भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। ये ए की 4 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो बी ए इक्वल टू ए की पावर 3 बी के इक्वल आ गया। तो ये मैंने बी ए बी कंप्यूट कर लिया। ओके, अब मैंने कंप्यूट करना है बी ए स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड पे, क्योंकि बी ए स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए क्यूब और बी ए, क्योंकि मैंने राइट साइड पे ए से मल्टीप्लाई किया, इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मेरे पास जो बी ए है वो किसके इक्वल है, बी ए मेरे पास ए क्यूब बी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, और बी ए का आंसर जो है वो ए क्यूब बी के इक्वल है। ये हो गया बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 6 मल्टीप्लाई बी। इसको इस तरह लिख सकते हैं, बी ए स्क्वायर, यहाँ से ए की पावर 4 अलहदा कर लें और ए की पावर 2 अलहदा कर लें, तो ए की पावर 4 जो है वो तो आइडेंटिटी के इक्वल है, ये ई हो जाएगा और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो बी ए स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने बी ए क्यूब फाइंड करना है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ अब हम इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए क्यूब हो जाएगा, इधर भी राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और बी ए हो जाएगा। ये वो वाला बी ए जो मल्टीप्लाई किया है। अब बी ए की वैल्यू दोबारा पुट करें, ए क्यूब बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए क्यूब बी, ये टोटल पावर 5 हो जाएगी। तो 5 में से 4 अलहदा कर लें और 1 पावर अलहदा कर लें, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया और यहाँ से बच के मेरे पास ए बी बच गया।
इसका मतलब है कि बी ए क्यूब का जो आंसर है वो ए बी आ गया। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं जो मैंने आंसर बनाए हैं। एक ये वाला आंसर बनाया है हमने, एक आंसर हमने ये वाला बनाया है, और एक आंसर हमने ये वाला बनाया है। तो इन चारों को एक तरफ साइड पे लिख लेते हैं। तो पहला आंसर मेरे पास आया है बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी आया है, और दूसरा आंसर जो है वो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी आया है, और जो तीसरा आंसर है बी ए क्यूब जो है वो हमारे पास ए बी के इक्वल आया है। ओके, तो अगर आप लोग एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करें, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है वो D4 है, यानी यहाँ पे 4 आ रहा है, या ए की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो अगर आप लोग ये सारी कंप्यूटेशन नहीं करना चाहते, इसको डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बी ए जो है यहाँ पे पावर 1 है तो टोटल 4 बनानी है, तो इधर पावर 1 है तो इधर 3 रखेंगे, इधर पावर 2 है तो इधर भी 2 होगी तो टोटल 4 हो जाएगा, यानी इन दोनों का सम भी 4 के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 4 के इक्वल है, और इन दोनों का सम जो है वो भी 4 के इक्वल है। और क्योंकि बी स्क्वायर ई के इक्वल है, तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये भी बेसिकली पावर 2 बन रहा है सब में। तो ए की 1, ए की 3, ए 2, इधर भी ए 2, ए की 3 और ए की 1 आ गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें हेल्प करेंगे सेंटर कंप्यूट करने में। ओके, अब सेंटर की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, इसको मैं सी से जार कर रहा हूँ, कुछ लोग जी से भी जार करते हैं। तो ग्रुप के ऐसे एलिमेंट इस सेंटर में आएंगे जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें। सादा लफ्जों में जी एच इक्वल आना चाहिए एच जी के। तो इसका मतलब है हम ग्रुप में से एक एलिमेंट लेंगे और ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ उसको चेक करेंगे, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो मैं इस तरह इसके 2 पोर्शन बना लेता हूँ, इस तरह बना लेते हैं। तो एक पोर्शन जो लेफ्ट वाली साइड वाला चेक करेंगे और एक पोर्शन जो राइट साइड वाला चेक करेंगे। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का हमें पता है लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो सबके साथ कम्यूट कर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक से करके बता देता हूँ, जैसे ई को ए बी के लेफ्ट से करें और ई को ए बी के राइट से करें, तो इसका आंसर भी ए बी आना है, इसका आंसर भी ए बी आना है। तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो आइडेंटिटी को जब सबके साथ करेंगे लेफ्ट राइट से तो आंसर सेम आएंगे, तो वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा सेंटर में चला जाएगा। तो बाकी काम जो है वो बाकी एलिमेंट को चेक करना है। ओके, ए को मैंने चेक करना है क्या तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है कि नहीं करता। तो अगर तमाम के साथ कम्यूट करेगा तो सेंटर में होगा, और अगर तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करेगा या अगर तमाम के साथ कम्यूट करेगा तो सेंटर में होगा, अगर किसी एक के साथ भी कम्यूट ना किया तो वो सेंटर में नहीं आएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने क्या करना है। हमने इस बात का ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पे इस ग्रुप में मेरे पास हर एलिमेंट में ए पहले आ रहा है, तो ये देखने के लिए कि लेफ्ट और राइट वाला आपस में इक्वल आए कि नहीं आए, तो आप दोनों एलिमेंट में या तो ए को पहले शिफ्ट कर लें या फिर बी को शिफ्ट कर लें। लेकिन क्योंकि हमने एलिमेंट ग्रुप के ए पहले लिखा हुआ है, तो हम सारे एलिमेंट्स की जो फॉर्म है फाइनल फॉर्म वो राइट ए जो है वो हम इधर लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ओके, तो अब मैं ए को चेक करना है, तो आइडेंटिटी मेरा हो गया उसमें सेंटर में। अब ए को चेक करते हैं, तो ए को आइडेंटिटी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके साथ चेक कर रहा हूँ जिसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा। तो आप लोग सबके साथ वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट उसके साथ कर रहा हूँ जिसके साथ कम्यूट नहीं करेगा। जैसे ए को यानी मैं ए को चेक कर रहा हूँ कि ए जो है वो सेंटर से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ए को बी के लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है और इधर मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ए को इधर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया, इधर राइट पे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आंसर तो मेरे पास ए बी ही रहेगा। इसका मैंने ए पहले शिफ्ट करना है, तो जैसा कि मैंने कंप्यूटेशन की हुई है पहले ही, बी ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए क्यूब बी के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट का आंसर ए बी आ रहा है और राइट का आंसर ए क्यूब बी आ रहा है, और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कम्यूट नहीं कर रहा। अगर कम्यूट नहीं कर रहा तो ए जो है ये सेंटर से बिलोंग
नहीं कह रहा। अब हम ए स्क्वायर को चेक करते हैं। तो ए स्क्वायर वाला मैं कंप्लीट चेक करूंगा। ओके, तो ए स्क्वायर को देखते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो सेंटर से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारा एक लेफ्ट वाला पोर्शन होगा और एक हमारा राइट वाला पोर्शन होगा। ओके, तो ए स्क्वायर को आइडेंटिटी के लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी ए स्क्वायर को मैंने आइडेंटिटी के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर को आइडेंटिटी के राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ये भी ए स्क्वायर आ गया और ये भी मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। तो पहले वाला आंसर जो है वो ट्रू हो गया। अब ए स्क्वायर को ए से लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए स्क्वायर को ए के लेफ्ट से मल्टीप्लाई और ए के राइट साइड से मल्टीप्लाई। ये भी ए क्यूब और ये भी ए क्यूब, तो ये भी ओके हो गया। तो दोनों लेफ्ट और राइट आंसर बराबर आए हैं। अब हमने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ ही चेक करना है, ए स्क्वायर को लेफ्ट से भी और ए स्क्वायर को राइट से भी। तो ये आइडेंटिटी आएगा और ये भी आइडेंटिटी। क्यों? ए की पावर 4 जो है वो मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये वाला भी ओके हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब ए स्क्वायर को हमने ए क्यूब के साथ करना है। ए स्क्वायर को ए क्यूब के लेफ्ट से भी और ए क्यूब के राइट से भी। तो ये भी ए की पावर 5 और ये भी ए की पावर 5, तो दोनों आंसर इक्वल है, ये भी ओके हो गया। अब ए स्क्वायर को बी के साथ चेक करना है। तो ए स्क्वायर को बी के लेफ्ट से भी करेंगे और ए स्क्वायर को बी के राइट से भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी आपस में इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी। तो इसका मतलब है ये वाला आंसर भी वही है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी आंसर आपस में इक्वल है। तो ए स्क्वायर को अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए बी के साथ। ओके, तो इसी तरह दो पोर्शन बना लेते हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब जरा देखें, तो यहां तक हमने चेक कर लिया। अब ए स्क्वायर को ए बी से करें, तो ए स्क्वायर को ए बी के लेफ्ट से करेंगे और इसी तरह ए बी के राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ए क्यूब बी और यहाँ पे आ जाएगा ए बी ए स्क्वायर है। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमने ए स्क्वायर को पहले शिफ्ट करना है, तो बी ए स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। तो ये हो गया ए और इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बी, तो ये भी आंसर आ गया ए क्यूब बी आंसर आ गया। तो देखें लेफ्ट और राइट आपस में सेम आ गई हैं, तो इसके लिए भी ओके हो गया। अब हम ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बी के लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये आएगा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी के लेफ्ट से भी और ए स्क्वायर बी के राइट से भी। तो ये ए की पावर 4 बी हो गया, ठीक है, और ए की पावर 4 आइडेंटिटी है तो ये बी आ गया। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी और ये ए की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी बच गया। तो ये भी और ये भी आपस में क्या आए, सेम आए हैं। तो ये वाला मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, तो जब आप इसको इससे हल करेंगे तो ये भी आपस में इक्वल आएंगे, यानी फाइनली आपके पास ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब बी करेंगे और जब आप लोग ए क्यूब बी को ए स्क्वायर के राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट से, तो ये ए की 5b बनेगा और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी ए की पावर 5b बनेगा। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर ने इसके साथ इसके साथ इसके साथ इन सब एलिमेंट के साथ कम्यूट किया, सबके लिए आंसर जो है वो लेफ्ट और राइट वाला क्या आया, इक्वल आया। इसका मतलब है ए स्क्वायर जो है वो सेंटर से बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर जो है वो सेंटर से बिलोंग कर गया। तो अब मैं ए क्यूब को चेक करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद बाकी आप लोग खुद चेक करेंगे कि वो कैसे करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए क्यूब को फॉर एग्जांपल बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन और ये आपका राइट वाला। तो ए स्क्वायर ए क्यूब बी को, सॉरी ए क्यूब को मैं बी से करता हूँ लेफ्ट से और बी के राइट से भी करता हूँ। तो ए बी ए क्यूब किसके इक्वल है, ए बी के। ये मेरे पास आ गया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला आंसर डिफरेंट है और ये वाला आंसर डिफरेंट है, तो ये आपस में इक्वल नहीं आए। इसका मतलब है ए क्यूब बी जो है वो सेंटर से बिलोंग नहीं करता। और जब आप बी को चेक करेंगे
तो बी आपने पहले भी देखा है, ए बी के साथ भी नहीं कम्यूट करता, इसके साथ भी नहीं करता, तो बी भी निकल जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल ए बी को देखते हैं, ए बी को हम फॉर एग्जांपल ए से ही चेक कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट। तो ए बी को मैं ए के लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करूंगा और ए के राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास ए बी ए है, तो ये तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ से मैंने ए को पहले शिफ्ट करना है, तो बी ए मेरे पास किसके इक्वल है, ए क्यूब बी के, ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई ए क्यूब बी। तो ये ए की पावर 4 हो गया, बी और ए की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये मेरे पास बी बच गया, लेकिन यहाँ पे जो आंसर बचा है वो ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे बी बचा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो है ए बी बी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों ने खुद दोनों चेक करने हैं और ये भी कम्यूट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है जो सेंटर आया है D4 का वो ई और ए स्क्वायर आया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जब आपने किसी एलिमेंट को चेक करना है कि वो सेंटर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप उस एलिमेंट को लेंगे और तमाम एलिमेंट के साथ आप लेफ्ट से और राइट से चेक करेंगे। अगर तमाम के साथ आंसर इक्वल आए तो वो हमारा सेंटर से बिलोंग करेगा, और अगर किसी एक के लिए भी इक्वल ना आया तो वो सेंटर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया है, और अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम D5 के बारे में करेंगे, तो उसका सेंटर भी कंप्यूट करेंगे।